Everybody. Okay, Yeah. thank you. मेरा नाम शालिनी सिन्हा है। मैं वीको के लिए काम करती हूँ और आज इस वेबिनार में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ मेरे वीको के दो सहयोगी हैं, अभी मजीठिया जो कि ये हिंदी में जो सेमिनार हो रहा है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रही हैं, और मेरी दूसरी सहयोगी हैं मालविका जो कि त्रिवेंद्रम में है और वो मलयाली को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगी। और हमारे साथ और भी हमारे दो सहयोगी हैं, केंद्रा और सोफिया, कनाडा से। ऑटोवा कनाडा में एक शहर है ऑटोवा, वहाँ से, जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले, क्योंकि ट्रांसलेशन हो रहा है, मैं आपसे केंद्रा से अनुरोध करूंगी कि वो थोड़ा सा एक बार बता दें चैनल्स के बारे में, कौन से चैनल चूज करने हैं। केंद्रा। Thanks, Shalini. I'm going to share my screen. केंद्रा अपना स्क्रीन शेयर कर रही हैं to show you how to do it. So if you are on a computer, अगर आप कंप्यूटर पे हैं, at the bottom of your screen, you should see a globe which says interpretation. आपके स्क्रीन के बिल्कुल नीचे में आप देखिए एक आपको ग्लोब जैसा दिखेगा जिसके नीचे लिखा होगा इंटरप्रिटेशन। So you want to press that button. स्क्रीन पर नहीं है ना, मेरा स्क्रीन पे है, उसको दबाइए। And if you want to hear the Hindi, please select the Korean channel. अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो कोरियन चैनल को सिलेक्ट करें। And of course, if you कोरियन want में to नहीं hear सुनेंगे, आप हिंदी में सुनेंगे। And of course, if you want to hear English, then please select English. अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश सिलेक्ट करें। If you're on a cell phone, it's going to look a little bit different. अगर आप सेल फोन पे हैं तो थोड़ा दूसरी तरीके से करना होगा। I think what you'll see are these 3 dots here. आपको ये 3 बिंदु जैसे दिखेगी आपके स्क्रीन के नीचे। And if you press those, उसको दबाइए। It should also provide you with the language channels. You should see English. And if you're speaking English, then select the English. And if you want to hear the Hindi and Malayali, please select Korean. अगर वो 3 डॉट को जब आप दबाएंगे तो फिर से आपको लैंग्वेज का प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आप अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश दबाइए, और अगर हिंदी में सुनना चाहते हैं तो कोरियन दबाइए। And if you're having problems, please write to us in the chat and Sophia or I will try to resolve your issue. अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो आप चैट में लिखें और केंद्रा और सोफिया आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। Okay, I just wanted to apologize. I got, thank you for correcting me, that it's Malayalam. And if that seems clear, I will pass the floor to Shalini. Thank you very much. And I think we should start now, unless there shouldn't be a problem. I think it has been explained very clearly. तो आज फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, और आज का जो ये हमारा वेबिनार है उसमें हमारी 2 बहनें आई हैं। हम उनके साथ आज बात करेंगे, और ये जो कोविड है और जो लॉकडाउन उसकी वजह से जो इंडिया में हुआ था उससे उनके काम पे क्या मुश्किल हुई है और क्या उनको परेशानियां हुई हैं, उसके बारे में हम उनकी मुंह ज़बानी उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रतिमा बहन के पास जाऊंगी। प्रतिमा बहन दिल्ली से बोल रही हैं और वो रहने वाली हैं बंगाल से, और वो दल्लूपुरा दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में रहती हैं,
और वो पिछले 5 साल से सेवा की मेंबर रही हैं और उन्होंने अब वो डोमेस्टिक वर्कर के जैसे काम करती हैं और वो घरों घरों में जाके काम करती हैं। तो प्रतिमा बहन, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप आए अपना समय निकाल के, उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रतिमा बहन, अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। नमस्ते। नमस्ते मेरा नाम प्रतिमा बहन। प्रतिमा है और मैं एक डोमेस्टिक वर्कर हूँ। अच्छा, प्रतिमा बहन, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तो प्रतिमा बहन, आप पहले बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है और आप दिल्ली कब आई? मैं आज से मेरा दिल्ली आया हुआ 25 साल हो गया है। 25 साल से आप दिल्ली में ही हैं? हाँ, दिल्ली में अच्छा ही हूँ। अच्छा, आपका परिवार फिर दिल्ली का ही है? हाँ, दिल्ली हम के? लोग जब आ गए हैं तो दिल्ली का ही परिवार है। हाँ। अच्छा और परिवार में और कौन कौन है आपके साथ? अभी फिलहाल तो एक मेरा बेटा है, भाई है और मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। अच्छा, प्रतिमा बहन, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप एक घर में काम करती हैं या बहुत घर में काम करती हैं? मैं 4 घरों में काम करती हूँ। अच्छा, और क्या काम करती हैं आप? मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। खाना बनाने का काम करती हैं हाँ आप? जी। अच्छा, तो अभी जो मुश्किलें आई थी, जो कोविड की लॉकडाउन भी हो गया था, तो ये जो लॉकडाउन हुआ, ये आपको कब मालूम चला कि लॉकडाउन कब होगा? आपको पहले से मालूम हमें तो था कि होगा या? हमें तो पहले से मालूम नहीं था, लेकिन बोल रहे थे कि लॉकडाउन होगा। तो 22 हाँ मार्च को जो कर्फ्यू लगी थी, उस दिन को ही हमें पता चला कि यार हाँ आज कर्फ्यू है। और जब हमने उस दिन हाँ एक दिन की छुट्टी मिली थी हमें, तो हम घर बैठे कि चलो बहुत हाँ खुशी से कि हमें एक दिन की छुट्टी मिल गई है करके। हाँ फिर हाँ 22 हाँ। मार्च से लेके हमारे तो छुट्टी ही छुट्टी चली। अच्छा। कईयों घरों में तो अभी तक भी काम पर नहीं बुला रहे हैं। अच्छा, मैं वहां पर आऊंगी। तो लॉकडाउन शुरू हुआ, आपको मालूम नहीं था, वो एक दिन की जो छुट्टी हुई थी उसमें आप घर पे रहे और फिर अगले दिन से काम पे जाना बंद। कितने दिन तक काम पे बंद, जाना हाँ बंद जी। रहा? और पूरे 3 महीने तक हमारे काम पर जाना बंद रहा। 3 महीने तक आप काम पे तीन नहीं जा महीने पाए? नहीं। अच्छा। और फिर जब तो उस वक्त आपको क्या मुश्किलें हुई? तनख्वाह मिल रही थी? हमें तो 2 घर से पूरी तनख्वाह मिली थी, एक घर से आधा मिला था और एक घर से मिला ही नहीं। और ना वो काम पर बुला रही है, वो बोल रही है कि हम खुद कर लेंगे। तो उसके तो आपके कैसे कैसे और भी मुश्किलें, तो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, आप घर पे थी, शायद हाँ इधर उधर जाने में भी रोक टोक थी, कैसे समय हाँ। गुजरा उसके बारे में कुछ बताइए, लॉकडाउन के समय में। लॉकडाउन के समय हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि हमारे पास काम नहीं था, हम रोज काम करते हैं रोज खाते हैं, ऐसे था। हम लोग बिजी इंसान है, तो 3 महीने जो हमारा गुजरा वो बहुत ही मुश्किल था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम क्या करें। तो तो खाने पीने की तंगी उसके हुई थी? बाद तंगी हुई थी, लेकिन उसके बाद हमें सेवा से मतलब जुड़े ही हैं, फिर सेवा की हम उससे तरफ से पहले हमें आया। आएंगे। हम, हाँ, एक हाँ मिनट रुकिए, मैं सेवा के ऊपर आऊंगी, पर मैं अभी समझना चाह रही हूँ कि जब आप बाहर नहीं निकल सक रहे थे, पैसे तनख्वाह भी नहीं मिली होगी मार्च के महीने की? नहीं, हाँ, मार्च की मिली थी। मार्च की मिली थी, तो वो लेकिन आप जो लेने मार्च के गए थे? बाद का था। वहां गए थे? हाँ। आपको जाने दिया अ, था लेने के लिए? नहीं, सोसाइटी के अंदर नहीं आने दिए थे हमें, लेकिन हमें सोसाइटी के बाहर खड़े करके उन्होंने बाहर ही आके पैसे दिए हमारे लिए। अच्छा, तो 2 घर हाँ। ने आपको दिए और 2 ने नहीं दिए, नहीं, है ना? तो मार्च की आप हमारे 4 घर से सैलरी मिली थी। हम्म। और जब 3 महीने का जो पूरे लॉकडाउन रहा, उसमें हमको हाँ हाँ। 2 घर से तो पूरे सैलरी मिली है और एक घर से हम्म। आधा मिला है, मतलब एक ही महीने का मिला है। बाकी क्या 2 महीने के 2 घर से बिल्कुल ही नहीं मिला है। अच्छा, तो
तो हाँ। आपको बड़ी मुश्किल हुई होगी। मुश्किल बहुत हुई है, मतलब कि अगर घर का किराया किस नहीं तरह की देंगे तो मुश्किल हमारी हुई ये बताइए जी। मुश्किल ये हुई हाँ। कि जो हम कमाते थे उसमें हमारा घर गुजारा होता है, और उस टाइम पर जब लॉकडाउन हुआ तब उतना पैसा नहीं आता था जो हमारे खर्चे चलते थे जी, जितने पैसे से। और दूसरी बात है कि हम जो घर का किराया देते थे, तो हम उनको बोलते थे कि आप घर का किराया बाद में लीजिए, तो वो बोलते थे कि या तो घर खाली कर दो या तो किराया टाइम से दो। तो ये सब मुश्किलें हुई। और खाने पीने की भी मुश्किल हुई। हाँ, खाने पाने के तो थी, सामान मिल रहा था। लेकिन सेवा से तो बाद में हम से राशन की दुकान है, कुछ तो उधार लिए थे कि बाद में हम दे देंगे। फिर सेवा से हमें मदद मिली थी, बस हमें सेवा से ही मदद मिला था। अच्छा प्रतिमा बेन, सेवा से आपको क्या मदद मिली थी। सेवा से हमें राशन मिला था, पूरा किट मिला था। अच्छा, उसमें दाल था, उससे आपकी तेल जरूरत था। पूरी हुई थी। उसमें क्या क्या था। हाँ, उसमें चने थे, मटर थे, मैंने चने के दाल, मटर, तेल, आटा, चावल और नमक और मसाले भी थे। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही बहन। अच्छा अब आ रही है। हाँ जी। हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रहा है। हाँ मेरी आवाज आ रही है। हम्म। अच्छा, आपको राशन मिला आपने बताया सेवा से, उसके अलावा। हम्म। हम्म। जैसे हमें सिलाई के काम आते तो हम, जैसे यहाँ सेवा में मार्क्स आते थे तो हम मार्क्स का काम भी करें, क्योंकि घर पे बैठे थे ना, तब हम मार्क्स का काम भी करें, मार्क्स बनाने का। तो उस आवाज नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या करूं? अपनी घर दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं। Shalini, this is I think Shalini may have dropped off. We're just gonna wait for 1 sec to get her back. Sorry, everyone. We'll just wait a couple minutes. While we're waiting, I'm wondering if Aditi Ben could give a bit of background about Sewa's work during this time. आप क्या क्या बोलना है बता दो, मतलब सही चल रही है ना। सबको नमस्ते। मेरा नाम अदिति है और मैं सेवा के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं आपको अभी बताऊंगी, जब तक शालिनी बहन हमारे साथ वापस जुड़ती हैं तब तक मैं आप सबके साथ सेवा क्या है, क्योंकि हम इतनी देर से प्रतिमा बहन से बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं सेवा, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि सेवा है क्या। सेवा स्वाश्रयी महिला सेवा संघ, अंग्रेजी में सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, एक असंगठित क्षेत्र की कामगार बहनों का संगठन है, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में 1972 ईयर में शुरू हुआ था। सेवा की सदस्यता, सेवा एक मेंबर बेस्ड, एक सदस्यता से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। और
सेवा का 2019 वर्ष में लगभग कुल मिला के 1.7 मिलियन की सदस्यता थी। और सेवा एकमात्र ऐसा सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, सेवा भारत के सेंट्रल ट्रेड यूनियंस में से एक है और एकमात्र ऐसा संगठन, श्रमिक संगठन है जो महिलाओं के ऊपर काम करता है, जो सिर्फ और सिर्फ महिला कामगारों के साथ काम करता है और उनको संगठित करता है। हमारे देश में, भारत देश में 93-94% के आसपास जो वर्कफोर्स है, जो हमारा श्रमिक संघ है, वो इनफॉर्मल या असंगठित है। उसमें से भी ज्यादातर हमारी जो वर्कफोर्स है इनफॉर्मल सेक्टर की, वो महिला वर्कफोर्स है। तो हम सेवा में उन्हीं बहनों के साथ संगठित होकर काम करते हैं जो इस इनफॉर्मल कैटेगरी में या असंगठित कैटेगरी में आती हैं। अगर हम बात करें सेवा के काम के बारे में, तो हम लोग मोहल्लों से लेके, जिलों से लेके, शहरों से लेके, हम लोग सारी असंगठित क्षेत्र की जो कामगार बहनें हैं उनका संगठन बनाते हैं और उनके कामगार होने के हक और अधिकार के ऊपर उनके साथ बात करते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ घरेलू कामगारों की बात करूं, तो सेवा की 2019 में 2019 में सेवा की घरेलू कामगार की सदस्यता कुल 1 लाख के आसपास की होगी। 1 लाख के आसपास सेवा की घरेलू कामगार की सदस्यता थी। और हम लोग सेवा के साथ जो काम करते हैं वो हम लोग प्रवासी मजदूरों के साथ जो पलायन करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक जाना, वहाँ पे उनकी सामाजिक सुरक्षा, सरकार के साथ उनको किस तरीके से उनका जुड़ाव रखना है, इन सब चीज़ों पर हम लोग एक बड़े पैमाने पर भी काम करते हैं। अगर देखा जाए कि भारत देश में जो घरेलू कामगारों के साथ संगठन बढ़ाने का जो काम है वो और तेजी से शुरू हुआ जब ILO की कन्वेंशन 189, कन्वेंशन 189 जब पास हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय कामगार संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO में जब कन्वेंशन 189 पास हुआ था, उसके बाद से हम देखें अगर, तो घरेलू कामगारों का संगठित होना, इस मूवमेंट ने, इस पूरे अभियान ने एक और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। तो क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट या एक बहुत ही लैंडमार्क समय रहा है घरेलू कामगारों के अधिकार के लिए, घरेलू कामगारों के हक के लिए। तो उसके बाद से जो हमारी घरेलू कामगारों का आंदोलन है, घरेलू कामगार महिलाओं का, बहनों का, वो उसने ज्यादा जोर लिया है। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स, इसके साथ भी सेवा का बहुत जुड़ाव है और इस नेशनल प्लेटफॉर्म से, इस घरेलू कामगारों के राष्ट्रीय स्तर से हम लोग घरेलू कामगारों के लिए एक और पक्के कानून की मांग करते हैं। एक चीज जो है, जो मैं जिस पे थोड़ा ज्यादा फोर्स या ज्यादा झुकाव देना चाहूंगी, वो ये है कि इस समय जो हमारी महामारी चली थी, या जो पैंडेमिक हमारा इस समय ग्लोबल लेवल पर है, उसमें एक चीज जो बहुत अलग तरीके से निकल कर आई है, वो हमारे घरेलू कामगारों की है, जिससे एक शब्द था, एक एसेंशियल बहन। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। माफी चाहती हूँ, मेरा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपसे ये पूछने के लिए थी कि आप सेवा के काम डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ तो आपने हमें बताया, अभी ट्रांसलेट कर रही हैं तो थोड़ा सा हम लोग धीरे चलेंगे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती थी कि पैंडेमिक के समय में सेवा ने किस तरह से सपोर्ट करा डोमेस्टिक वर्कर्स को, और फिर प्रतिमा बहन से फिर से पूछेंगे कि उन्होंने जो बताया हमें उसके बारे में आप थोड़ा हमें कॉन्टेक्स्ट में बता दीजिए कि किस तरह से सेवा ने डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ सपोर्ट करा। तो एक तो हम दिल्ली शहर की बात करें, तो दिल्ली हमारा जो शहर है वो भारत की राजधानी है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी हमारी
मजदूरों की जो संख्या है वो ज्यादातर पलायन करे हुए मजदूर है या प्रवासी मजदूर है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि उनके पास सोशल सिक्योरिटी और उनके पास जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उनके पक्के या पूरे नहीं थे। जैसे अगर हम बोलें कि अगर उनका राशन कार्ड है या आधार कार्ड है, तो वो उनके गांव के या उनके जिस शहर से या जिस राज्य से वो आए हैं वहाँ के दस्तावेज थे। तो जिसकी वजह से उनको राशन, जैसे प्रतिमा बहन ने बताया, वैसे उनको राशन मिलने में बहुत परेशानी हुई थी। तो सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि हमने इस नीड को आइडेंटिफाई हमारी बहनों के थ्रू ही, हमारी आगेवान बहनों ने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि अब हम खाना या हम राशन तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पर काम करना शुरू किया। तो दिल्ली गवर्नमेंट की एक SOS राशन स्कीम करके निकली थी, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ग्रुप, एक छोटी सी कमेटी का गठन किया था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के तहत एक छोटी सी कमेटी का गठन किया था, जिसमें सेवा के साथ साथ और बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी थे। तो उसके जरिए हम लोगों ने कम से कम हमने 45,000 हाउस होल्ड्स को राशन प्रोवाइड किया है, जब ये पूरा महामारी और पैंडेमिक का समय था। जी थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, हमारी एक दूसरी बहन जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, निर्मला जी, जी से पूछेंगे कि लॉकडाउन और के समय में उनको क्या मुश्किल हुई। निर्मला जी, आप हमारी बात सुन सक रहे हैं? നിർമ്മല ചേച്ചി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ചേച്ചി, ശാലിനി ജി ചോദിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ്. आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को. ചേച്ചി മ്യൂട്ടിലാണ്, അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ. കേൾക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നോ? നിർമ്മല ചേച്ചി, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? निर्मला बहन, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। तो जो प्रश्न आपके को बताया, लॉकडाउन में क्या मुश्किलें हुई उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जो जब लॉकडाउन हुआ केरला में तो किस तरह की मुश्किल हुई? ചേച്ചി, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. അപ്പം ഷഹ്നിജി ചോദിച്ചത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്, അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ എന്നാണ്. പറയാം. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് കാർഷിക തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചത്. അവര് ജോലി ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ നിന്നും ഈ ബസ്സിൽ കയറി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ കയറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെയായി. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതിന് ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആരോഗ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും മാനസികമായിട്ടും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് സേവയിൽ നിന്നും അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത്, കിറ്റായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത്
निर्मला जी बता रही है कि बहुत सारी मुश्किलें हुई थी उनको लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा जो एक प्रश्न हुआ था वो ये था कि जो घरों में वो काम कर रहे हैं उनको जो, क्योंकि वो बस लेके जाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो लेके फिर वहां पे जाते हैं, तो उन घरों से उनको बोला गया कि आप नहीं आने का है इस टाइम पे। तो बहुत सारे लोगों का काम छूट गया और इसकी वजह से उनको बहुत भारी परेशानियां हुई, जैसे कि आर्थिक परेशानी हुई क्योंकि वो नहीं मिल रहे थे पैसे, और जो इमोशनली जो एक ये था कि अपना काम छूट गया है और इतना हेल्थ का भी इश्यूज हो गए थे। और इस टाइम पे उन्होंने सेवा से बहुत उनको सहारा मिला है, जैसे कि राशन और खाने के लिए जो सहायता सेवा से मिली थी वो बहुत ही मायने रखता है उनके लिए। मैं पूछना चाहूंगी कि अभी निर्मला जी ने बोला कि उनका काम छूट गया, तो वो क्या काम करती थी और क्यों छूट गया और वापस मिला है कि नहीं मिला है? ചേച്ചി ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ജോലി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അപ്പം അതിപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ മാറിയതിനു ശേഷം ജോലി തിരിച്ച് പോവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയായിരുന്നോ? ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഇപ്പൊ തൊഴിൽ കാർഡ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് തൊഴിലുറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ പോവുകയാണ്. वो बोल रही है कि ज्यादातर जो घरेलू कामगार है उनका जो जिनका काम छूट गया वो अभी तक उनको वापस बहुत जगहों पे नहीं वो जा पाए हैं, और अभी उनके काम से वो ट्राई कर रहे कि जो जॉब कार्ड अगर मिल सकता है जिसके साथ वो वापस काम पे जा सकते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी का स्कीम है उनके साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ये सब काम वो देख रहे हैं अभी। तो यानी कि उनके मालिकों ने उनको वापस अपने काम पे नहीं रखा, बुलाया नहीं, तो क्या इन महीनों की कुछ पैसे जो थे मार्च अप्रैल के वो मिले कि नहीं मिले? वो भी नहीं मिले। അപ്പം ഈ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഈ മാർച്ചിലെ ഏപ്രിലിലെയും പൈസയൊക്കെ തന്നായിരുന്നോ, അതോ അതുപോലും തരാതെയാണോ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല, അതുവരെയുള്ള പൈസയൊക്കെ കിട്ടിയതാ. बोल रही है कि तब तक जो पैसा उनको मिलना था वो देख के फिर बोला कि आगे से नहीं आना है। क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं मालिक लोग? क्या बोलते हैं, क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं? क्या बोल के मना करते हैं? എന്ത് കാരണങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് വരണ്ടെന്ന് ഉള്ളതിന്? ഒന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞു ബസ്സിലൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്, വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ജോലിക്ക് വരണ്ട? അവരുടെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പ്രായമായവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ കൊറോണ ബസ്സൊക്കെ ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് പലരുടെ ബസ്സിലൊക്കെ പല ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയാ കൊറോണയുടെ ഇത്. ആ പേടി കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ പ്രായമായ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അത് സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ട് അവര് വരണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്, വയസ്സായ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനും ഉള്ളതുകൊണ്ട്. वो बोल रही है कि बहुत लोगों ने ये कारण बताया कि क्योंकि उनके घर में बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिनको ज्यादा रिस्क है कोरोना से, और लोग जनरली भी बहुत डर रहे क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको बस में वो लेके जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये बहुत लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, बस में अगर आते हैं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सब कारण बताते हैं, और खासकर बहुत लोग ये बताते हैं कि क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं और रिस्क ज्यादा है उनके लिए, इसलिए नहीं आने के लिए बता रहे हैं। तो अभी तो कुछ महीने हो गए पर अभी भी वापस नहीं आ रहे हैं लोग, काम पे नहीं बुला रहे हैं वापस घरेलू कामगार लोगों को, मालिक लोग नहीं बुला रहे हैं। वहां पर क्या स्थिति है? अभी की स्थिति क्या है?
ഇപ്പത്തെ കാര്യം ചോദിക്കാണ് ചേച്ചി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് തിരിച്ച് ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിലെയൊക്കെ. അപ്പം എന്നിട്ട് പോലും ആൾക്കാർ തിരിച്ച് വിളിക്കുന്നില്ലേ ജോലിക്ക്? ഇപ്പൊ എന്താണ് സ്ഥിതി? അവര് പറയുന്നത് അവരിപ്പോ അവരുടെ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തോളാം എന്നാ പറയുന്നത്. പഠിച്ചെന്നവര് ജോലി ചെയ്യാൻ അവരവരുടെ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവരോട് പറയുന്നത്. വിളിക്കുമ്പോ പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. अच्छा, निर्मला जी बता रही है कि बहुत लोगों ने अब ऐसा भी बोल रहे हैं कि अभी इतने महीनों में उन्होंने अपने आप ही काम सब किया है, तो अब वो आगे भी अपने घर का काम खुद कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ लोग बोल रहे हैं, इसलिए अभी आगे भी नहीं उनको बुला रहे हैं। तो जब ऐसी मुश्किल आई तो लॉकडाउन के समय में और उसके बाद उनको सेवा से क्या सपोर्ट मिला, क्या सहायता मिली सेवा से? അപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പം എന്താണ് ശരിക്കും സേവയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം കാരണം എന്ത് സഹായമാണ് കിട്ടിയത് കരയോത്തൊഴിലാളിയായ ആൾക്കാർക്ക് കേരളത്തില്? അവർക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ കൃഷിപരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട്ടത്തിന് സ്ഥലം എടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനും, പിന്നെ തുണിസഞ്ചി മാസ്ക് ഒക്കെ കുറെ സ്ത്രീകളെ ഒന്നിച്ചു കൂടിക്കൊണ്ട് അവരത് ചെയ്യിക്കാനും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്തു. ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് കൊടുത്ത ആ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത കൊറോണയെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. तो दो चीजों के बारे में निर्मला जी ने बताया कि एक तो जो लॉकडाउन के समय में क्योंकि उनका वैसे जो काम है वो नहीं चल पा रहा था, तो सेवा ने ये ऑर्गेनाइज किया कि वो दूसरे काम में उनको कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे कि क्लॉथ बैग या मास्क का जो स्टिचिंग है उसके साथ एक ऑप्शन खड़ा किया। और दूसरा एक है कि थोड़ा सा जमीन लेके वहां पे कुछ फार्मिंग करने का योजना बनाया सेवा ने। और दूसरा एक चीज जो किया वो ये था कि कोरोना के बारे में और जो भी बाकी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन उनको दिया और उनको अवेयर किया कि कैसे वो बीमारी से बचना है, ये सब ऐसे इस तरह का सहायता मिला। हमारे साथ जुड़ी हुई है शीना बहन केरला से ही। शीना बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। शीना बहन, आप सेवा केरला से जुड़ी हुई हैं और आपने सुना कि अदिति बहन ने बताया कि सेवा दिल्ली का क्या अप्रोच था, और वो उन्होंने बताया कि जो दिल्ली सरकार की स्कीम थी उसमें उन्होंने जुड़ के राशन को प्रोवाइड करा था। आप लोगों ने केरला में क्या करा? वहां पर भी ऐसी कोई स्कीम थी? हाँ, यहाँ मार्च में जो लॉकडाउन हुआ, शीना बहन केरला सेवा के बारे में बता दीजिए, और कितने डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ आप काम करते हैं, कब से करते हैं, ये भी बता दें। ओके। सभी को नमस्ते, मेरा नाम शीना, मैं सेवा केरला से हूँ। से अदिति मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सेवा केरला 1983 में केरला में ये शुरू हुआ था, काम शुरू हुआ था। हम डोमेस्टिक वर्कर्स के संगठित करके ऑर्गेनाइज करके ही यहाँ केरल में सेवा की काम शुरू हुआ था 1983 में। अब हमारी यूनियन में जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरी 8 डिस्ट्रिक्ट में अब हम काम चालू है सेवा की, उसमें से 6,828 डोमेस्टिक वर्कर्स अभी हमारी मेंबरशिप में है। तो हम डोमेस्टिक वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं 3 जिलों में, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी डोमेस्टिक वर्क्स यूनियन की जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उसके कलेक्टिव हमने सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन को काम को जाने के लिए और काम दिलवाने के लिए हमारी बहनों की खुद की एक कलेक्टिव भी है। 3 जिलों में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने शुरू किया है। तो जैसे सभी ने बताया
जो पैंडेमिक के बारे में, महामारी के समय में जो उसका असर केरल में भी बहुत बड़ा था। तो मार्च जैसे मार्च एंड पे लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उस समय में केरल के सरकार जैसे थोड़ा और लेफ्ट गवर्नमेंट है, तो थोड़ा और एडवांस था, मतलब सभी को एक सपोर्ट करने की काफी सारी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के पास थी। तो उस समय में फ्री रेशंस गवर्नमेंट खुद हमारी सारी लोगों को, केरल की सभी लोगों को फ्री रेशन दिलवा दिया। और उसके साथ साथ कम्युनिटी किचन, जो लोगों को मतलब जो डेली वेजेस वर्कर्स है, जो इसका हाल, जो हर दिन काम को जाते हुए उनके फैमिली को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए एक पंचायत वाइज एंड कॉर्पोरेशन वाइज लोकल गवर्नमेंट पे एक कम्युनिटी किचन शुरू किए थे उस समय में, और ये फ्री राशन दिलवा दिया। और उसके बाद जो हमारी जो वेलफेयर बोर्ड्स है, उसमें से एक फाइनेंशियल असिस्टेंस सबको, मतलब जो मेंबर्स है उस बोर्ड में, उस सबको एक सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है उस समय में। और उसके साथ साथ सेवा की एक इनिशिएटिव था, जैसे निर्मला बहन ने अभी बताया, जो शुरू में अप्रैल में हमको सबको पता है अप्रैल 1 महीने के लिए होगा, या उसके बाद ये लॉकडाउन जारी रही थी। तो उस समय में हम सब बहनों को मतलब दिक्कत था, काम के लिए जाने के लिए दिक्कत था, लेकिन कुछ लोग एक मतलब मील से जो लोग काम के जाने के लिए शुरू हुआ था, जैसे खुद की गाड़ी है तो वो जा सकती थी, और अपने घर में कुछ लेके जा रहे तो वो भी काम के लिए जा सकती थी उस समय में। और अप्रैल और मई फेस्ट में गवर्नमेंट खुद एक डिक्लेरेशन, जैसे गवर्नमेंट के पास एक डिक्लेरेशन आई थी कि जो लोग ये बेड रिडन पर्सन या नर्सिंग असिस्टेंट्स काम के लिए घर पे जा रहे हैं, उसको अलाउ किया था। खुद की गाड़ी है तो वो जा सकती थी, उसके पास एक कंसेंट लेटर होनी चाहिए, मैं इस काम के लिए इनकी घर में जा रही है, इसलिए वो उसको जाने की परमिशन। शीना बहन, ये कब हुआ? तो मार्च में तो लॉकडाउन हो गया, हाँ, उसके बाद अप्रैल में चला, फिर ये अप्रैल के 3rd वीक के करीब ये निकाला कि अप्रैल के शुरू में ही निकाला? 3rd वीक में निकला ये? 3rd वीक के बाद, उसके बाद ही ये निकाला कि जो बीमार लोग हैं, जो डिपेंडेंट हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनकी सेवा में जो लगे हैं, उनको घर से बाहर जाके और अपनी गाड़ी से वो काम पे जा सकते हैं। अपनी गाड़ी, ये सरकार ने एक रूलिंग निकाली। तो बहनों को काम वापस गए। ओके। शीना बहन, तो फिर एक और जो मैंने सुना है, वेलफेयर बोर्ड्स के द्वारा भी कुछ केरला ने कुछ कैश ट्रांसफर करे थे। जैसे हमारी यहाँ जो वेलफेयर बोर्ड्स है, हर एक सेपरेट अनऑर्गेनाइज, मतलब टेलर्स वेलफेयर बोर्ड है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है। जैसे जो हमारी जो घरेलू कामदार है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वेलफेयर बोर्ड पे मेंबर्स है। तो उसमें से जो मेंबरशिप लेगी, उसमें मेंबर्स है, उन सभी को 1000 रुपीज सपोर्ट के हिसाब से सभी की अकाउंट पे ट्रांसफर करी थी। उसी के लिए सेवा बहने ने मेंबर्स ली हुई थी, क्योंकि वो ईयरली रिन्यू होता है, तो बहने रिन्यू करके मेंबरशिप लिए हुए थे। जो डोमेस्टिक वर्कर बहने थे सभी रिन्यू नहीं किए थे, फिर भी सभी को, जो भी एक बार भी एक मींस उसमें मेंबरशिप लिया हुआ, तो उन सभी मेंबर्स को इस तरह का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस ये आप लोग ने एडवोकेट करा सरकार के साथ। क्योंकि उस बोर्ड का एक मेंबर, सेवा की सेक्रेटरी सोनिया जॉर्ज, वो इस बोर्ड का एक मेंबर भी है। वो तो हमारी तरफ से काफी सारी निवेदन, मेमोरेंडम हम लेबर मिनिस्टर को दिया था, और काफी एक इंटरवेंशन उस पे किया है। उसके हिसाब से सभी को, जो भी, बिकॉज ही ने 100 रुपीज पे करते हैं एक मेंबर्स,
तो हमारी काफी सारी बहनें ये नहीं किया है, फिर भी सभी को इसमें से सहायता मिली थी। ओके ओके, थैंक यू शीना बहन। मैं प्रतिमा बहन के पास वापस जाना चाहूंगी। प्रतिमा बहन, अब लॉकडाउन तो खुल रहा है, तो आप काम पे वापस जाने लगी हैं? आप म्यूट पे हैं प्रतिमा बहन, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, मेरा काम तो चालू हो गया है, लेकिन मेरे तो 4 घरों में काम में काम कुछ से बदलाव आया है? बदलाव ये आया है कि काम जो रेट पहले था उसका पैसा हाँ। भी कम कर दिए, और जितना काम पहले करते थे 4 घर में, तो अब 2 घर बुला रहे हैं, और 2 घर मना कर दिए कि हम खुद ही करेंगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर पे बैठी हुई हैं, उनके पास बिल्कुल ही काम नहीं है। जो ऐसे बहुत सारे कामगार हैं, घरेलू कामगार हैं, जिनके पास हाँ बिल्कुल काम हाँ, नहीं है, अभी भी काम बिल्कुल नहीं काम है नहीं कुछ। है। नहीं है, ऐसी मेरी मम्मी खुद है जो कि बिल्कुल घर पे बैठी हुई है। वो पहले कितने तो घर में काम करती थी? मेरी मम्मी पहले 4 घरों में करती थी सफाई बर्तन का, अब उनको और एक वो घरों से भी नहीं कर रही है। एक घर से भी उनको बुलाया नहीं है वापस? नहीं नहीं, और तो इसलिए नहीं बुला रहे हैं। आपकी घर की जो आमदनी है, जो आप और आपकी मम्मी मिलके चलाते थे, हम्म, उसमें ये हम कह सकते हैं कि 50% कमी हो गई होगी, हाँ हाँ, कि उससे कमी भी हो गई ज्यादा? है। हाँ हाँ। उससे भी तो ज्यादा हो ही गया, लेकिन लगभग उतना तो हो ही गया है। मतलब तो उतना हम अब इतना खींच खींच के चलते हैं ना कि मतलब गुजारा करना है किसी भी तरीके से। और और आपको खाली काम पे वापस नहीं लेने के लिए जो आपके मालिक हैं वो क्या कहते हैं, क्यों नहीं लेना चाहते हैं? काम पर ये उनका कहना ये है कि हम लोग जो रास्ते से जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम कहीं मतलब छू रहे हैं कुछ, तो इससे उनको फैलेगा। लेकिन हमको उनसे तो कोई खतरा नहीं है, बल्कि उनसे हमें खतरा है। आप ऐसे क्यों फिर भी बोलती हम हैं, काम पर उनसे खतरा क्यों बोल रही हैं आप? हाँ। देखिए, इसलिए क्योंकि हम देखो, ये जो था शुरू शुरू में तो यही बोला गया था कि छूने से होती है। जी। तो हम लोग तो ना मॉल में जाते हैं ना शॉपिंग करने जाते हैं, कभी बाई चांस गाँव चले जाते हैं। और वो लोग तो देखो आए दिन मॉल जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, मतलब कहीं भीड़ बाहर वाली जगह में तो वो लोग जाते हैं, हाँ। जाते ही है, भीड़ वाली जगह में हम नहीं जाते हैं। हम्म। हम्म। इसलिए मेरा अच्छा, मानना ये है। और आप ऐसे मास्क बहुत लगाती हैं? मैं लेके आई हूँ। हाँ यार, अच्छा। ये देखो और आपकी जो जिस सैनिटाइजर। घर में आप काम करती हैं, वो लोग मास्क लगाते हैं? हाँ, वो लोग भी मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर करवाते हैं। जब मैं जाती हूँ साबुन से हाथ धोती हूँ, उसके बाद काम शुरू करती हूँ। अच्छा, तो मतलब कि जितनी भी प्रिकॉशंस हैं आप रख रही हैं, और आपके मालिक भी उतनी ही रख रहे हैं। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और RWA में आपको घुसने के समय में कोई तकलीफ तो नहीं होती है? सोसाइटी में जब आप घुसते हैं वहां पर नहीं नहीं, जब हम सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो गेट पर सैनिटाइजर रखी हुई है, हमारी पूरी बॉडी को सैनिटाइजर करते हैं, उसके बाद पूरा हमें बॉडी अंदर के जाने ऊपर देते डालते हैं? हैं। हाँ, वो एक स्प्रे है जिससे वो पूरा बॉडी को नहला देते हैं। ओहो, तो वो तो हाँ, हानिकारक भी हो सकता है। हो सकता है कि कई बार मेरे हाथ में दाने दाने आ गए, शरीर खुजाता है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या कर सकते, पेट को चलाना है तो जाना ही है काम पर। हम्म। और एक और बात मुझे ये बोलनी थी कि हमारे यहाँ पर जैसे कि दिल्ली में ऐसे बहुत बहनें हैं जो अपनी घर जाना चाहती हैं, लेकिन गांव उन्होंने जाना लॉक चाहती है? हाँ जी, गाँव जाना चाहते हैं क्योंकि घर का किराया नहीं देना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि पेट तो हमारा चल जाएगा, लेकिन हम घर का किराया कैसे देंगे। तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि अगर हम गाँव जाएंगे तो घर का किराया नहीं देना पड़ेगा, उसी पैसे से हम पेट चलाएंगे। तो घर का किराया एक बहुत बड़ी मुश्किल निकल रही है कि किसी तरह से बहुत हम, बड़ी। खाना तो निकल आएगा, लेकिन घर का किराया लॉकडाउन खुलने के बाद भी नहीं दे पा रहे हैं। घर हाँ। का किराया के साथ साथ बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो ये सब चीजें भी लेके चलना पड़ता है। तो घर का किराया देने को बिजली का बिल भी देना है, पानी का बिल भी देना है, तो और इसलिए अगर बहुत नहीं दे मुश्किल। पाए किराया तो माफ नहीं कर रहे हैं किराए को? मालिक ये बोल रहे हैं कि घर का किराया दो या तो खाली कर दो, और खाली करोगे भी तो जो पहला उधार है उसको पहले दो, और फिर कमरा खाली कर दो। और कहाँ रहोगे, कहाँ जगह पर रहोगी, रास्ते पर रहोगी,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप जहाँ रहती हैं वहाँ पर क्या स्थिति है? वहाँ पर कहाँ रहती हैं आप, और वहाँ पे आपको अलग से नल है आपके घर में? सोशल डिस्टेंसिंग जो अलग 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 रहने के लिए बोलते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो कर सकते हैं आप कि छोटे छोटे बगल बगल में घर हैं? किस तरह के, आप कहाँ रहती हैं, मुझे ये भी बताइए। मैं तो दुल्लूपुरा गांव में रहती हूँ, लेकिन जो मैं रहती हूँ तो वहाँ जो मैं रहती हूँ तो हमारे पास है कि इतना है कि मैं अलग अलग हम लोग रह सकते हैं, लेकिन जो हमारे सामने जो कॉलोनी जैसी बनी हुई है उनकी तो बिल्कुल जैसे आप बता रहे हो कि बिल्कुल सट सट के कमरा है, एक ही बाथरूम यूज करते हैं, एक ही नलके पर सब लोग पानी लेने जाते हैं, तो ये बहुत मतलब ज्यादा परेशानी है। तो अगर कोई बीमार हो जाए तो इसमें ये बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है ना? इसमें हाँ। हाँ हाँ, इसीलिए ज्यादा परेशानी है, क्योंकि अगर किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो अगर वो नलके पर जाएगा तो दूसरे बंदे के लिए तो परेशानी है। ये बात है। और वहाँ का बहुत हालत देखेंगे तो बहुत खराब है, क्योंकि सब लोग जितने भी रोजगार थे वो सब बेरोजगार होके घर पे बैठे हुए हैं। ओके, आपको सरकार की तरफ से कुछ मिला? जो स्कीम आया था जो आधार कार्ड से भरने का, तो काफी लोगों ने भरा था, काफी लोगों को मिला था, लेकिन काफी लोगों ने अप्लाई किया था जिनको मिला ही नहीं। मान लीजिए अच्छा, 100 में से 50 लोगों को मिला था और 50 लोगों को नहीं मिला था। लेकिन जिनको क्यों नहीं नहीं मिला मिला था, था? आधार कार्ड होने के बावजूद नहीं मिला? क्योंकि हमारे पास वो मैसेज ही नहीं आया जिससे वो मतलब हमें देंगे। एक टोकन के थ्रू मैसेज आता है फोन में, तो हम हाँ। जब जाते तो बोलते थे कि इंतजार करो आएगा, इंतजार करते रहे और चला भी गया आके, लेकिन हमें मिला ही नहीं, मतलब बहुत लोगों को नहीं मिला। फिर ये सेवा भारत से हमें जिन जिन बहनों को नहीं मिला था अच्छा। उनको, मतलब जिनको बहुत ही ज्यादा हाँ। जरूरत था, ऐसे बहुत सी बहनों को सेवा से मिला था, दिलवाए थे हम लोग, आगे मान बहन ने लिस्ट बना के। ओके। और लेकिन जो ये दूसरी बात जो आपने भी कही और निर्मला जी ने भी कही कि जो आपके मालिक है वो ये सोच रहे हैं कि आपकी वजह से इन्फेक्शन आएगा, हाँ, हाँ। इसलिए आपका ये है। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये इस तरह की अगर सोच रहेगी तो काम तो मिलना कम हो जाएगा। तो कुछ आप लोग कैसे इसको संगठित रूप में इस बात को, ये जो धारणा है, इसको कैसे हटाना चाहेंगे आप लोग? हमने ना इसको आपने पहले ही अपने, शुरू कर दिया था। हाँ, पहले ही जो 24 16 16 क्या था, 16 जून को हमें एक मैसेज आया था कि ये काम जहाँ काम करते हो वहां पर आप ट्रांसफर करो, मैसेज भेजो कि हमें काम पर रखें, या तो जो महीने की सैलरी है वो हमें दें, क्योंकि हमारा घर नहीं चल रहा है। तो हमने वो किया था, लेकिन वापस वहां से ना तो कोई काम पर रखा है और ना ही किसी कामगारों को पैसा दिया गया है। अच्छा लेकिन तो मैसेज सब लोगों ने चेक किया है। अच्छा तो सेवा ने एक मैसेज दिया जो कि हाँ, आपने अपने एम्प्लॉयर्स को भेजा। उस मैसेज में जी। ये था कि 16 जून को ये मैसेज हाँ हाँ दिया हाँ। कि इतने दिन की या तो हमें पैसे दिए जाएं और हमें काम पे वापस रखा जाए, है हाँ, ना? अगर और पैसे आप आपने नहीं सब देते लोगों थे ने तो एम्प्लॉय, तो ये एक कैंपेन चलाया हाँ, काम पे एक वापस कैंपेन। जाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और अभी जब आप वापस काम पे गई हैं, आप कह रही हैं 4 घर में से 2 घर आपको बुलाया है वापस? हाँ, 2 ही घर बुलाए हैं, 2 घर मना कर दिए कि हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि हम जो पहले काम करने बाहर जाते थे, लेकिन वो काम हमारे घर से हो रहा है, तो हमारे पास मतलब हम बहुत घर से टाइम है, काम तो कर रहे हैं तो हम खाना भी बना लेंगे अपने आप। बना लेंगे। हाँ जी। ऐसे बहुत लोग हैं जो सफाई बर्तन करते हैं, उनसे भी मैं बात करी खुल के कि मतलब क्या रीजन है, क्यों नहीं रख रहे हैं। तो सबका यही है कि हम घर पर रह रहे हैं, अगर हम 3 महीने कर लिए तो हम कर भी लेंगे, ऐसे करके जवाब आता है वापस। अच्छा, हम्म। और मैं ये पूछ रही थी कि जो जो काम आपको वापस मिला है वो काम में कुछ तब्दीली हुई है, कुछ दूसरा तरह का काम है, या हाथ बहुत धोना पड़ता है, या कुछ बाहर जाने, मालिक बोलते हैं कि बाहर का काम तुम कर दो, लोगों से सब्जी लाने का काम कर दो, इस तरह का भी होता है? कुछ कुछ काम में हाँ, बदलाव आया है?
हाँ, बदलाव ये आया है कि ज्यादातर सामान अब ये है कि हमें घर बाहर से खुद लेके जाना पड़ता है। वो पैसे देते हैं लेकिन हमें खुद लेके जाना पड़ता है, और धोते हैं हम, सैनिटाइजर करते हैं हम, उसको सुखा के फ्रिज में रखते भी हमें। तो रिस्क ज्यादातर हमारे ऊपर है, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, बाहर हम ही आ रहे हैं और बाहर से चीजें हम भी लेके जा रहे हैं, तो रिस्क है। और ज्यादातर हाथ धोना पड़ता है, बार बार सैनिटाइजर करना पड़ता है, उस वजह से हमें मतलब खुजली जैसा हाथ पैरों में, जैसे हाथों में होने लगता है, खुजली होने लगती है हाथ हाथ पैरों क्योंकि में। दाने दाने आ जाती है ना वो सैनिटाइजर लगाते लगाते। और बार बार हाथ धोने पर स्किन बहुत पतली हो जा रही है, तो जलन सी मचती है। अच्छा, तो स्किन पतली हो जा रही है और जलन होने लगती है आपको। हाँ, तो उनसे बार बार उस हाँ, बार बार हाथ धोना पड़ रहा है। हाँ, मैं निर्मला बहन से भी ये पूछना चाहूंगी, निर्मला बहन, की जब बहनें केरला में वापस जा रही हैं काम पे, तो वहां पर क्या फर्क, जो बहनें गई उनको आपने तो बताया कि काम छूट ही गया, लेकिन और लोगों को जो काम मिल रहा है उसमें कुछ फर्क है उनके काम करने के तरीके में या आमदनी में, या जैसे प्रतिमा बहन ने बताया कि आधा काम छूट गया आधा काम मिला, ऐसा केरला में भी देखने को मिला है? ചേച്ചി, ശാലിനി ചോദിക്കുന്നത് ചിലർ ഇപ്പം ഒരുപാട് പേരുടെ ജോലി പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തിരിച്ച് ജോലിക്ക് പോവാൻ പറ്റിയവരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവര് പ്രശ്നങ്ങൾ, പുതിയതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്? ഈ ഇത് വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ? അതിനെപ്പറ്റി. പോയവർക്ക് അധികം പേരൊന്നും പോയിട്ടില്ല. കുറച്ചു പേര് പോയെങ്കിൽ അവർക്ക് സാലറി ഒന്നും കുറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ചിലരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്. അത് ശരി. വേറെ അവർക്ക് അവരോട് കൂടുതൽ പണ്ടത്തേനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേറെ തരം ജോലികൾ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ അവരുടെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൂടുതൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. കുളിച്ചിട്ട് വരണം, ഇത് എപ്പോഴും കൈ കഴുകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. ശരി. निर्मला जी बता रही है कि केरला में तो बहुत कम लोग वापस जा पाए हैं अभी तक काम के लिए, और जो गए हैं ऐसा नहीं हो रहा है कि उनका जो आमदनी है उसको कम कर रहे हैं। जो वापस जा पा रहे हैं वो उतना ही कमा पा रहे हैं, लेकिन मुश्किलें तो हैं, क्योंकि जो घर में जो एम्प्लॉयर्स है वो उनको बार बार ऐसे बोल रहे हैं कि नहा के आना है, हाथ बार बार धोना है, और वो जो एक डर है कि उनसे वो मतलब बीमारी हो जाएगी, वो वाला चीज है। लेकिन जो वापस काम पे जा पा रहे हैं उनको और कुछ तकलीफ अभी नहीं बता रहे। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी आपसे निर्मला बहन की बीमारी के बारे में। आपको अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाए घरेलू कामगार केरला में, तो उसका उपचार कैसे होगा? कोई इंश्योरेंस है? उसका खर्चा कहाँ से आएगा? ये क्या प्रतिक्रिया चल रही है केरला में घरेलू कामगार के साथ? ചേച്ചി ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പം ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗാർഹിക തൊഴിലാളി ആയിട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഈ കോവിഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിനും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ള ചെലവും അങ്ങനെ വല്ല സഹായതയും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന്? കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അങ്ങനെ കോവിഡ് രോഗം വന്നവർക്ക് അവർ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആശുപത്രി ചെലവും അതും ഒക്കെ സർക്കാരാണോ കൊടുക്കുന്നത്? സർക്കാർ. निर्मला बहन बता रही है कि जिनको बीमारी हो रहा है केरला में उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जो हॉस्पिटल में जो खर्चा है वो भी सरकार देख रही है। अच्छा, और उनको मालूम होता है कहाँ टेस्टिंग है, क्वारंटीन किधर हो रही है, इसकी सारी नॉलेज होती है
कि उनको मालूम है कि उनके आसपास में अगर टेस्ट कराना हो तो टेस्टिंग सेंटर कौन से अस्पताल में है, अगर क्वारंटीन सेंटर में जाना है तो वहां जाना है, उसके बारे में उनको डर या भय नहीं है क्वारंटीन के बारे में? ഇവിടെ ഇപ്പം അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പോണ്ടത്, ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ എവിടെയാ പോണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാം അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും? അതിനെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സേവയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അതിലെ സപ്പോർട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അവർക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നോടത്ത് പോയാൽ മതി അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എല്ലാം. അതുപോലെ അവിടെ അടുത്തുണ്ട്, നമുക്കിവിടെ അടുത്തുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഓരോ പഞ്ചായത്ത് വഴിയിൽ അടുത്ത് ഹെൽത്ത് സെന്റർ പോലെ ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് പോണേ. അന്നേരം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നൽകിയപ്പോ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലായി. അതുപോലെയാണ് ചെയ്തത്. निर्मला जी बता रही है कि सबको अभी तक तो बहुत सबके पास मतलब समझ आ गया है कि किस तरह से मतलब अगर बीमारी हो जाती है तो कहाँ जाना है और ये क्या करना चाहिए, ये सब अभी बहुत समझ है लोगों में। और सेवा की तरफ से भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था इनके बारे में। और केरला में हर पंचायत में हेल्थ सेंटर्स है जहाँ पे लोग जा सकते हैं अगर उनको टेस्टिंग और क्वारंटाइन ये सारी फैसिलिटीज के बारे में लोगों के पास भी जानकारी है। प्रतिमा बहन, दिल्ली में क्या हाल है? आपको मालूम है कि अगर आपको टेस्टिंग करानी हो तो किधर जाएंगी, और क्वारंटीन के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन, इस बीमारी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास है प्रतिमा बहन? लेकिन क्वारंटाइन हमारे दिल्ली में तो मतलब घर में ही कर रहे हैं, रख रहे हैं। पर उनको कुछ होता है, मतलब कोरोना निकलता है तो उनको लेता है, उनको घर में ही रखते हैं। हमारे यहाँ दुल्लूपुरा में 4 लोगों को हुआ था, एक में तो पूरी बिल्डिंग को हुआ था, पूरी बिल्डिंग ही सील कर दिए थे। तो सील करने का मतलब क्या है? उसमें मतलब से अंदर कैसे, वाला बंदा बाहर नहीं आ सकता, लेकिन बाहर कितने से दिन तक कितने दिन तक के लिए कर दिए थे, सील कर दिए। ऊपर 3। हेलो, हेलो, हाँ हेलो प्रतिमा बहन, आप बताइए। हाँ, ये बोल रही थी कि बिल्डिंग दिए थे, सारे लोगों को निकला था। तो कमरा खाली हेलो, हाँ अदिति बहन। जी शालिनी बहन। प्रतिमा बहन बता रही थी, शायद उनका, प्रतिमा बहन बता रही थी कि बीमारी के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में उनको अवेयरनेस है, और क्वारंटीन और टेस्टिंग सेंटर्स के बारे में उन्हें मालूम है, कहाँ जाना है, कुछ वो खबर है उनको, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जी, तो सेवा उसमें कैसे मदद करता है? तो जैसे कि आपको अभी हम सबको अभी प्रतिमा बहन ने बताया था कि, एक सेकेंड जी, तो जैसे हमको अभी प्रतिमा बहन ने बताया था कि हम लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप के ज़रिए और ई मैसेजिंग के ज़रिए हम लोग हम लोग ने सिर्फ एम्प्लॉयर्स के पास तक ही, या नियोक्ता जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे घरेलू कामगारों के नियोक्ता हैं, सिर्फ उन्हीं के पास तक हम लोगों ने ई मैसेजिंग और
मैसेजिंग के जरिए पहुंचने की कोशिश नहीं करी थी, पर हमारे जितने भी सदस्य हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, उन तक भी सेम जरिए से पहुंचने की कोशिश करी थी। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो हमारे आगेवानों ने निभाई थी। तो अगर हम देखें कि पूरी महामारी में जो सबसे ज़्यादा सेवा के हाथ जो निकल कर आए हैं हमारे, वो हमारे आगेवान और हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा निकल कर आए। तो ये आगेवान कौन हुए? आगेवान बताइए, ये क्या फील्ड में आपके लीडर्स जो हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं? जी, तो आगेवान एक शब्द है जो एक बहुत ही जो हमारी मेंबर्स होते हैं, जो हमारे सदस्य होते हैं, जो एक्टिवली आगे आकर काम करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और उनको आगेवान कहा जाता है। अगर आगेवान का हम मतलब समझें तो होगा आगे बढ़ के आने वाला या आगे बढ़ के काम लेने वाला, उन्हें आगेवान ओके, कहा जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपसे भी और शीना बहन से आखिरी में, कि ये जो सबसे बड़ी मुश्किल, अब लॉकडाउन खुल गया है फिर भी काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये समझा जाता है, ये एक धारणा है कि स्टिग्मेटाइज करा जाता है डोमेस्टिक वर्कर्स को कि वो डिजीज कैरियर्स हैं, कि वो बीमारी को लेके आएंगे। तो उसके लिए सेवा दिल्ली ने और सेवा केरला ने अलग अलग या एक जैसा क्या कुछ मुहिम करी है, कोई कैंपेन चलाया है? जी, तो वापस जाते हुए जो प्रतिमा बहन ने बोला था उसी में मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगी कि जो प्रतिमा बहन ने कहा था कि हम लोगों ने मैसेजिंग के जरिए, ये बात तो हमने बता दी, इसके साथ साथ हम लोगों ने लोकल न्यूज़पेपर्स में एक अपील भी प्रिंट कराई थी, जो क्योंकि न्यूज़पेपर्स अभी भी प्रिंट हो रहे थे और न्यूज़पेपर्स और न्यूज़पेपर वेंडर्स जो थे वो काम पर फिर भी जा रहे थे। तो न्यूज़पेपर्स में ये प्रिंट करवाया गया था कि किस तरीके से वो जो लेटर था वो हमारे घरेलू कामगार सदस्यों की तरफ से था, कि किस तरीके से हमारे घरेलू कामगार सदस्य भी एक टर्म बार बार फ्लोट होके निकल कर आ रहा था इस पूरे महामारी के समय, एसेंशियल वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स का। तो किस तरीके से हमारे जो घरेलू कामगार सदस्य हैं वो भी किस तरीके से एसेंशियल वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हमेशा से रहे हैं। ये पेपर में आपने घरेलू कामगार की तरफ से एक अपील छपवाई थी? तरफ से का नहीं, मतलब हमारी एक नेशनल कमेटी है, डोमेस्टिक वर्कर्स नेशनल कमेटी, उन जो जिसमें हमारी अलग अलग राज्यों से, क्योंकि सेवा की कमेटी है। जी, सेवा की कमेटी है हमारी, जिसमें आगेवान बहने हैं, और उस कमेटी के जरिए ये प्रिंट हुआ था। जी, अच्छा, शीना बहन, केरला में ये स्टिग्मेटाइजेशन के अगेंस्ट कोई कैंपेन चलाया गया, सेवा केरला ने चलाया? हाँ शालिनी बहन, जैसे अभी जी ने बताया था कि हमारी जो डोमेस्टिक वर्कर्स डे, जून 16 इज द इंटरनेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स डे, तो उसी के हिसाब से हर साल हम कुछ प्रोग्राम्स, रैलीज या पब्लिक इवेंट्स करते आ रहे थे। तो इस साल हमने ऐसे सोच रही थी कि हम इस महामारी के टाइम पे हमारी जो डोमेस्टिक वर्कर्स है वो जैसे मीन्स उसको काम के लिए जाने के लिए तकलीफ है, तो जैसे डिसीज कैरियर्स बता रहे जा रहे थे, तो हमने सोचा कुछ अलग सा कैंपेन करेंगे इस बार। तो इस तरह हमने माई फेयर होम कैंपेन, पहले हम उसमें उसका राइट्स के ऊपर, वेजेस के ऊपर इस कैंपेन लास्ट ईयर में किया था, करके आ रही थी। तो इस साल हमने सोचा उसका एजेंडा कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में, कम्युनिटी में इस तरह के काफी अनलॉक होने के बाद भी डोमेस्टिक वर्कर्स को काम नहीं मिल रहे थे। सब लोग ऐसे एक सोच रखी थी ये डिसीज कैरियर्स है, हमारे घर पे डिसीज लेके आ रही है। जैसे प्रतिमा बहन ने अभी बताया था, हम मॉल पे नहीं जा रहे हैं, हम भीड़ में नहीं जा रहे हैं, फिर भी हमको ऐसे लोग सोचते हैं कि हम डिसीज कैरियर्स हैं। तो हमने सोचा एक अलग सा कैंपेन करेंगे, इसमें एम्प्लॉयर्स भी शामिल होने चाहिए। तो हमने एक रेजिडेंस एरिया पे
जहाँ काम के लिए जाने वाले बहनों को भी इकट्ठा करके, इकट्ठा मतलब या 5, 6, 10 के आसपास मेंबर्स को इकट्ठा करके, जैसे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस सबको मान के हमने कैंपेन्स चलाए थी। उसमें हम स्मॉल ब्राउचर्स प्रिंट करके, क्या है डोमेस्टिक उसमें क्या वर्कर्स, कहते थे, ब्रोशर में क्या लिखा था? डोमेस्टिक वर्कर्स कौन है उसका, जैसे पहले उन्होंने एम्प्लॉयज को हेल्प कर रहा था, उनके काम, घर पे काम कर रहा था, वैसे वो भी मतलब ह्यूमन बीइंग्स है, नो डिसीज कैरियर्स नहीं है, वो भी उनको भी घर है, उस वहाँ भी बच्चे हैं, बूढ़े लोग भी है, वो भी एक काम करने वाले, जैसे आप लोग काम करते हैं वैसे ये लोग भी आपके घर पे काम करने के लिए आ रहे हैं। इस तरह के कैंपेन हमने, इस कैंपेन का नाम क्या था, रखा था आपने? माई फेयर होम कैंपेन। माई My फेयर Fair Home campaign at the time of COVID season, अच्छा मतलब पैंडेमिक टाइम। अच्छा, तो अच्छी जी रेस्पॉन्स आ रहे थे एम्प्लॉयर्स के साथ में, काफी इस हाँ जगह पे हमने ये मतलब बहनें वहां खड़े होके, जैसे रेसिडेंशियल एरिया के एंट्री पे खड़े होके, बैनर्स थे, हमारी फ्लैग्स, यूनियन की फ्लैग थे, उसके साथ साथ स्मॉल ब्राउचर्स, स्मॉल पोस्टर्स थे, उसके साथ खड़े होके हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमको भी यहाँ जीना है, मतलब जैसे आप लोग जी रहे हैं वैसा। तो इस तरह हम एक एक रेसिडेंस एरिया पे फ्लैग के नीचे ये कैंपेन हमने जून पे शुरू किया था। अच्छी रेस्पॉन्स था। हम बहनों को भी, इसके साथ साथ बहनों को भी हमने समझाया ये कोविड सीजन में, मतलब कोविड के टाइम पे क्या क्या देखनी है, जैसे हाइजीन के बारे में, उनकी खुद की उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाने अवेयरनेस हाँ बिल्डअप करी उनकी थी भी डिजीज के यस बारे में। हाँ जैसे शीना बहन, मैं हाँ हमारे पास ज्यादा समय नहीं है हाँ और बहुत सारे लोग शायद आप लोगों से, आप चारों से प्रश्न पूछना चाहेंगे, तो मैं ओपन करना चाहती हूँ फोरम। अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो वो चैट में, Kenra, can you guide us? Should it be written in the chat or people should raise hands? How should we go about it? Thanks, Shalini. I think that either way would be fine. So if people are more comfortable writing it in the chat, then that's fine. Obviously, I can't read Hindi, but so I'll ask you, Shalini, to monitor the chat to see if any questions have come through. If people would like to raise their hand, what they would have to do is, if they're on a computer, at the bottom of their screen, they'll see participants, and if they click on participants, there should be an option. It should say raise hand. तो प्रश्न अभी तक तो हमारे पास कोई आए नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों से कि दोनों सेवा के ऑर्गेनाइजर से ये मैं पूछना चाहूँगी कि आप, ये तो सेवा एक संस्था है, पर इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि और बहुत ही अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं और केरला और दिल्ली बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जो सेवा के इंटरवेंशन थे वो कुछ अलग थे और कुछ एक जैसे थे। जैसे कैंपेन चलाया, अलग कैंपेन चलाया, पर स्टिग्मेटाइजेशन के अगेंस्ट कैंपेन दोनों शहरों में चला। तो जब आप एक इंटरवेंशन डिसाइड करते हैं तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, ये मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ही संस्था है आप लोग, और आप लोग का अप्रोच भी एक ही है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो सबसे पहले थैंक यू शालिनी बहन क्वेश्चन के लिए। आई थिंक
इस समय जो जैसे हालात हैं, इस समय सबसे पहली चीज थी हमारी बहनों के काम और आय पे फोकस करने का, कि किस थोड़ा तरीके संक्षिप्त से में बोलिएगा क्योंकि क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, तो आप अपना रिस्पांस दीजिएगा, फिर हम सारे क्वेश्चंस संक्षिप्त में लेना चाहेंगे। जी जी। तो सबसे पहला चीज था कि दो चीजों पे अगर हम स्पेशली अभी महामारी और पैंडेमिक के समय देखें तो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी जिन पे हम फोकस करके काम कर रहे थे। एक तो था कि किस तरीके से हमारी बहनों की आय और इनकम और लाइवलीहुड वो किस तरीके से हम स्टोर या रीस्टोर जिस तरह कह सकते हैं, वो वो रुके ना, वो चलती रहे। दूसरी चीज थी कि ये महामारी से बचाव किस तरीके से हो सकता है। तो जो मैसेजिंग वगैरह की बात हुई है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर्स तक नहीं बट हमारे मेंबर्स तक भी, हमारे सदस्यों तक भी इक्वली ही गई है कि किन किन तरीकों से हम लोगों को बचाव के क्या क्या तरीके लेने हैं जिससे हम ये महामारी से बच सके। जी शीना बेन, जो महामारी से बचने के लिए जो केरला में पॉलिसी हुई, उसमें उसका कॉन्टेक्स्ट लोकल कॉन्टेक्स्ट था, वेलफेयर बोर्ड्स थे, उससे आप लोग ने डिसाइड करा। तो एक प्रश्न जो यहाँ पर है वो ये है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स अभी जो हैं, जिनके पास काम नहीं है, वो डोमेस्टिक वर्कर्स कैसे काम मैनेज कर रहे हैं? जिनका काम एकदम छूट गया होगा, वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, दिल्ली में भी और केरला में भी? शालिनी बेन, हम्म। केरला में हम जैसे अभी बता रहे थे कि गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ सपोर्ट मिली है सभी को, मतलब रेशन से खाना है, रेशन है, ये सब कुछ है। तो लॉकडाउन के टाइम पे हमें भी लगा कि ये लॉकडाउन जारी रहेगा तो कुछ अलग सा, क्योंकि अब तो सबके पास कुछ है, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो उसी के हिसाब से हमने लोकल पंचायत के साथ मिलके, पंचायत या लोकल हमारे जो कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑर्गेनाइजर्स है उसी को जुड़ के जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, मतलब पहले निर्मला बहन ने बताया कि जो एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए है और जो है कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट हम हमारी जो बहनें वो पहले घरेलू कामदार बहनें हैं उसको दिलवाने की कोशिश तो हमने अभी कर रही है, पहले जो हमने वो शुरू किया है। तो उसके साथ एक ग्रुप फार्मिंग करने के लिए और जो घर में बैठ के कुछ स्नैक्स या उस तरह का कुछ खाने की चीज बनाने के लिए, क्योंकि ये डोमेस्टिक वर्कर्स कुछ बहनें होती है अच्छी तरह खाना बनाना आता है, तो अपने खुद की घर पे बैठ के ग्रुप या अकेले बैठ के का इस तरह का कुछ चीज प्रोड्यूस करके वो भेज सकते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर्स है, उसी के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर उसके साथ अब करके आ रहे हैं। एक प्रश्न आया है एक और, जो ये पूछ रहे हैं कि जो पैंडेमिक के जो अभी समय है उसमें डोमेस्टिक वर्कर्स के और उनके संगठन जो हैं उनके ऊपर और उनको जिस तरह से संगठित करा जाता है, सेवक का क्या विचार है कि उसमें क्या बदलाव आएगा? डोमेस्टिक वर्कर्स के काम, उनके संगठन और उनको संगठित करने की जो प्रतिक्रिया है उसमें वो कैसे बदलेगी, ये जो आजकल समय बदल रहा है उसके साथ? हेलो, अदिति बहन, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो अदिति बहन? हेलो। हाँ,
आवाज आ रही है? क्वेश्चंस चैट में हैं। हाँ जी 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 जी। हाँ, तो सेवा का जो अप्रोच है उसमें कुछ बदलाव आप लोग को दिखता है? जैसे कि हमने जैसे बोला था कि आगेवान बहनें हमारी जो मतलब जिस तरीके से हम लोग पहले फील्ड पर हम लोग जैसे पहले बहनों के पास जाके मिल सकते थे, बातचीत हो सकती थी, उस शायद फ्रीक्वेंसी पे शायद अब काम नहीं हो पाएगा। तो जैसे कहा था पहले कि हमारी जो आगेवान बहनें हैं, जो हमारी जो इस समय हमारी संगठन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हाथ बनकर आए हैं आगे, तो हम उन्हीं के जरिए आगे की जो संगठन बढ़ाने का और जो संगठित करने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो उन्हीं के जरिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शीना बहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? शीना बहन? मेवा जी का एक क्वेश्चन है। हाँ, नमस्ते शालिनी जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, मैं अभी ये सुन रही थी, तो जो स्थितियां हैं वो सेम जयपुर में भी है, जो अभी ये पूरा जो डिस्कस हो रहा मेवा जी है। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए तो सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, मेरा नाम मेवा भारती है और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और घरेलू कामगार महिलाओं के साथ काम करती हूँ। उनका एक यूनियन है, राजस्थान महिला कामगार यूनियन, और करीब करीब हमारे यहाँ 18,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जयपुर से। तो हम लोगों ने भी ये लॉकडाउन के दौरान एक स्टडी करी थी, वो हम भी करेंगे, उसकी रिपोर्ट अभी बन रही है। तो ये जो स्थितियां तो एक जैसी हैं। तो मेरे इसमें दो सवाल थे। एक तो ये था कि जिन महिलाओं के ऊपर सैनिटाइज जिस तरीके से किया जा रहा है और उनको घरों में भी वो काम में लिया जा रहा है, तो उनके ऊपर हम लोग कैसे क्या सोच सकते हैं, और हमारा क्या सोच है कि वो कैसे हो, कि उससे कैंसर भी हो सकता है। ये WHO बोल रहा है, हम तो नहीं बोल रहे। दूसरा ये कि अभी जो एजुकेशन को लेके बात इसमें नहीं आई है, और ये था कि एजुकेशन बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है अभी, जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। तो बहुत सारे जो बच्चे, क्लासेस चल रही हैं, बच्चों हाँ। की जो क्लासें हैं, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और उनमें हाँ। भी लड़कियां जा रही हैं। जो जिसके घर में 2 बच्चे हैं, तो लड़के की तो कैसे भी करके वो करा लेते हैं। फोन नहीं खरीद पा रहे हैं, नेट में पैसे नहीं डला पा रहे हैं, ये सब चीजें हैं। और एक किराए को लेकर के कि महिलाएं तो वो रोड पे तो है ही, मकान किराया जो है वो उसका क्या किया जा सकता है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रही हूँ। मेवा भारती जी का प्रश्न मैं निर्मला बहन और प्रतिमा बहन से पूछूंगी। उन्होंने बोला कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत मुश्किल हो रही है। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में? आप भी अपने साथियों के साथ ये मुश्किल देखते हैं दिल्ली में और केरला में, और उसका हाँ कुछ सुझाव? हाँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चे हैं, जैसे जिन घरों में 2 बच्चे हैं, तो फोन तो एक ही है, तो इस वजह से एक ही बच्चे की पढ़ाई हो रही है और दूसरे को कैसे होगा, बहुत दिक्कत हो रही है। और जिनको ये सरकारी में ऑनलाइन पढ़ते, क्लासेस हो गई हैं तो फोन घर में एक है तो वो एक ही बच्चे की पढ़ाई हो रही है। हाँ। हाँ, दूसरे बच्चे की, क्योंकि टाइम अगर सेम रहेगा तो एक ही पढ़ाई के बच्चे की पढ़ाई हो सकती है। और दूसरी बात ये बोलना चाह रही हूँ कि जिन बच्चों को घरों में फोन ही नहीं है, बटन वाला फोन है, उनकी तो पढ़ाई ही बंद है। दिल्ली में तो अभी मैं देख रही हूँ, कई घरों में गई थी, उनकी बिल्कुल वो ऐसे कर रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं, फिर पेपर लेके आते हैं, फिर पेपर कंप्लीट करते हैं, फिर वापस देने जाते हैं। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो बिल्कुल घर पर बैठे हुए हैं, एकदम उनके पास कुछ भी नहीं है, जो आता था वो भी बेचारे भूलने लगे हैं। तो मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूंगी कि जब बच्चे घर पे हैं, परिवार भी घर पे है, तो घर पे भी तो काम बढ़ा होगा, वो कैसे कर हाँ, पाती हैं बहनें? बहुत बहुत बड़ा हुआ है। जैसे एक तो जो बहनें हैं, ज्यादातर बहनों को नहीं आता पढ़ाने बच्चे को, और जिनको आता है वो थोड़ा बहुत पढ़ा लेती है। तो बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है, बार बार हाथ धो, बाहर मत जाओ, मतलब छत पे भी मत जाओ, मतलब ज्यादातर बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर से खर्चा भी बढ़ गया है। अच्छा। यही सवाल मैं निर्मला बहन से पूछना चाहूंगी। निर्मला बहन, आप वहां पर केरला में ये देखती हैं कि बच्चों की पढ़ाई
में जो मुश्किलें इधर आ रही हैं वो वहाँ पर भी हैं? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? നിർമ്മല ബെൻ? ചേച്ചി ശാലിനി ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ബാക്കി സംസാരിച്ച ആൾക്കാർ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സംസാരിച്ച ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതിൽ ചേരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ള ചേച്ചിമാര് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി? കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി എല്ലാ വീടുകളിലും ഒന്നും ഫോൺ ഉള്ളവരല്ല. ചില വീടുകളിൽ ഒരു ഫോണൊക്കെ കാണുള്ളൂ. എന്നാലും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ സംഘടന ഒക്കെ ഓരോ TV मुझे लगता है कि ഓരോ സംഘടന വഴി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തില്ലാത്തവർക്കും. പിന്നെ ചില വീടുകളിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് അങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് വഴി അങ്ങനെ കറണ്ടിന്റെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത്. എന്നാലും ഓൺലൈൻ വഴി കുടുംബശ്രീ വഴി ഇപ്പൊ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് സംവിധാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ലാപ്ടോപ്പ് വീതം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. ശരി. निर्मला जी बता रही है कि दिक्कत तो हो रही थी पहले, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे घरों में, जैसे मेवा जी और प्रतिमा बहन ने भी बोला कि कई घरों में फोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, और जिन घर में एक से ज्यादा बच्चे थे लेकिन एक फोन एक ही था, ऐसे कुछ परेशानियां थी। लेकिन कुछ जगहों पे जैसे पंचायत की तरफ से या फिर और कोई संगठन उनकी तरफ से उन्होंने बहुत सारे बच्चों को स्मार्टफोन, टीवी वगैरह पहुंचाया है। कुछ सरकार की तरफ से, जैसे कि पंचायत ने अगर किया होगा तो। फिर कुटुंबश्री करके एक वो सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट है केरला में, उनके तरफ से भी वो जिन घरों में स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहा है, तो उससे वो उनको थोड़ा सा सहारा मिल रहा है। धन्यवाद आप लोगों का। एक प्रश्न आया है यहाँ पर, और उसे, और जो मेवा जी ने का पहला प्रश्न था उससे रिलेटेड है कि काम पे तो वापस जा नहीं पा रही हैं बहनें, और खाने की और रेंट की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रेंट की खास की, वो किराया कैसे देंगी उसकी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? क्या एम्प्लॉयर्स और RWA के साथ हम किसी तरह का उनके साथ कुछ बातचीत करके ये जो धारणा है कि डोमेस्टिक वर्कर जो है, घरेलू कामगार जो है वो उससे इन्फेक्शन होगा, इसके बारे में बात करने की जरूरत है कि नहीं ये? और दूसरा कि वो, हाँ जी बोलिए प्रतिमा। जो बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं उनकी तो फीस नहीं लग रहा है, लेकिन जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो नेट का पैसा भी जा रहा है और घर का बच्चा भी परेशान हो रहा है और फीस भी देना पड़ता है। अच्छा, क्लास भी नहीं हाँ, हो रही है पर फीस भी देना पड़ता है। हाँ, क्लास तो होता ही नहीं है और फीस भी देना पड़ रहा है। हर महीने आपको देना ही है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के इकट्ठे लेंगे, लेकिन लेंगे ही जरूर। हाँ, तो वो एक हाँ, मुश्किल आ रही है। तो हाँ, भी एक मुश्किल। हाँ, लेकिन जो एक प्रश्न आया कि RWA की क्या रोल हो सकती है और एम्प्लॉयर्स की क्या रोल हो सकती है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जो आपको नियोक्ता है, आपको वो कैसे मदद कर सकता है? आपको क्या लगता है कि वो आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, जो आप जहाँ पे आप काम करती हैं? वो मदद करेंगे हमारी, क्योंकि जब लॉकडाउन में हमें मदद नहीं करें तो आप क्या करेंगे? उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। मतलब हेलो, निर्मला जी, आपको लगता है कि नियोक्ता से या RWA से कुछ मदद मिल सकती है उनको सेवा के थ्रू, या कोई संगठित आवाज में
उनके पास जाने से कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं, घरेलू कामगार की आवाज को आगे ले जा सकते हैं। ചേച്ചി ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെ അടുത്തും നമ്മുടെ വീട്ടില് ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന വീട്ടുകാരോട് അവരോട് എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് സംഘടിതമായി പോയി സംസാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ, അതോ സർക്കാരിന്റെ അടുത്താണോ പോണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ശരിയാക്കേണ്ടത്? സേവയുടെ ഇതിന്ന് നമ്മളിപ്പം ജോലി കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുകാരോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത്? മൈഫെയർ ഹോം വഴി അവരുമായിട്ട് പോയി സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് പോലെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവരൊന്നുകൂടെ ഇതാവുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മൈഫെയർ ഹോമിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ. निर्मला जी बोल रही है कि उनको लगता है कि अगर ऐसे कैंपेन जैसे कि शीना बहन ने भी पहले बोला था, जो माई फेयर होम करके वो कैंपेन जो चला रहे, उनको लगता है कि शायद ऐसे अगर संगठित होके जाते हैं कैंपेन के तरफ से और अगर एम्प्लॉयर से बातचीत हो सकती है तो शायद वो सुनेंगे जो डोमेस्टिक वर्कर्स की जो मांगे हैं, तो इसमें एम्प्लॉयज के साथ ऐसे जा सकते हैं। मैं तकलीफ हुई है इस समय में, जो घरेलू कामगार को जो मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई है, उसको वो, आपको मेरी आवाज जा रही है? हाँ, हेलो। हाँ हेलो, आ रही आवाज? आ रही है। हाँ, तो निर्मला बहन और शीमना बहन, आपसे ये पूछना चाह रही थी कि उसको सेवा कैसे एड्रेस करेगी, जो बहनों के ऊपर ये मानसिक रूप से ये एक इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है, उसको, उसके बारे में सेवा कुछ कर रही है या करने की सोच रही है? हेलो, शालिनी बहन। हाँ जी। ये जैसे हमारी निर्मला बहन ने ये मेंशन किया था, हमारी बहनें इमोशनली स्ट्रेस है क्योंकि काम नहीं है, वेजेस नहीं, तनख्वाह नहीं है, घर की खर्चा है, तो इसीलिए हम जैसे जो अनलॉक शुरू में हुआ था उस टाइम से हमारी जो ऑर्गेनाइजर्स है वो एक डिस्ट्रिक्ट पे हमारी जैसे आगे वहां से कन्वीनर्स बोलते हैं हम, जो कन्वीनर्स के साथ इस तरह जो प्रॉब्लम में है उनको फोन करके हम एक सपोर्ट, जैसे हम कुछ और काम सोचेंगे, हम ग्रुप एक्टिविटीज या कुछ काम के बारे में हम समझाएंगे। ऐसे ही मैंने बस बताया कि हम इस सारी गवर्नमेंट स्कीम को एड्रेस करना शुरू किया था। उसके साथ साथ जो लोग रूरल पंचायत एरिया में है उनके पास, हमारी घरेलू कामदार है, उनके पास जो MGNREJ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है उसमें पहले वो रजिस्टर किया था लेकिन वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो हमने सारी बहनें हैं उनको वो रिन्यू करने के लिए, उनका जो बुक्स होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड होते हैं, वो रिन्यू करने के लिए कहा। तो उसके बाद हमने वो रिन्यू करके कुछ इनकम, क्योंकि उनके जो घर पे है बच्चे पढ़ रही है और उनके जो मर्द होते हैं उनको भी काम नहीं है, तो कुछ ना कुछ करने की इसलिए वो सिर्फ इमोशनली स्ट्रेस है। वो डर था कि कोविड स्प्रेड हो रहा है, हमें भी उसमें हो जाएगा, इसलिए हम एक तरफ से उनके काम को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम सोच रहे थे। उसके साथ साथ एक सपोर्ट, जैसे हमारी जो कुछ भी प्रॉब्लम है या उनका हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी उनके कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स बोलते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, उसको आशा बोलते हैं, तो उस तरह का एक लिंक हमने शुरू किया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले उनको फोन करने के लिए, उसी के हिसाब से जो लोकल प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर्स को मिलवाने के लिए, इस तरह का भी सपोर्ट हमने कर रहे हैं। हमने ये मई से शुरू किया था, अप्रैल एंड से ये शुरू भी किया था, अभी भी वो जा रही है। अच्छा। निर्मला बहन
हाँ, ये सब उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, उनकी एरिया अच्छा। की जो जो हमारी बहनें हैं उनको मिलने के लिए हाँ, और हाँ। उनको इस तरह लिंक करवाने की जिम्मेदारी ये सब ले रही है। सेवा केरला कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज्ड है, कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, हमें चैट में दिख रहा है। No, it's me, Shalini Ben Sonia. हाँ हाँ, सोनिया, yes, hi. Yeah. No, I just want to add two things based on the interactions happen. Basically, especially this questions of sisters, it's a very serious issue that सॉरी सोनिया बहन, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। हाँ, no, this emotional stress and the stress that women are facing, it's a very serious issue that no, we have to get tackled in that larger way, because most of the women, many of them in their families, members have been infected by the virus, and the job loss, children's issues, everything together is really giving so much of pressure to the women as such. So they have to take the entire household responsibility. So that has become no more than triple burden to these women workers. So it's a real issue in that sense, and the number of a study especially happened in Kerala has shown that the number of violences, domestic violence, has increased in during this lockdown period and all. So it's really a mental stress, and there are cases of depressions and those kind of incidents between in the amongst the workers, and also the kind of stress within husband and wife. Those many issues are there happening. So state is not able to respond at that level, through the supporting. There are telecounselings and those kind of supports happening, but state is not able to respond in that level. And since seeing personally, meeting people personally and consoling is not happening now, so telecounseling is not also that effective. So it's a difficult situation for all of us facing at that level. We are working through the local members, local leadership. How could we do that? The local leaders could go and support the workers and talk to them and be with them, and that means the basic grassroots, going towards the most grassroots level organizing. That is what we are concentrating now. That is the mode that we are trying to reorient our work at this time. That is the only possibility that we have. So that means building the capacities of the leaders at the grassroots level. Sonia, I need to translate this, if you don't mind. Yeah. So let me just translate, then you could continue. सोनिया बहन बता रही हैं केरला में से उनका ये कहना है कि जो इमोशनल स्ट्रेस और जो मानसिक तकलीफ जो है वो बहुत बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, और काम भी नहीं है और बीमारी भी है। इसकी वजह से लोग, महिलाएं, खासकर घरेलू कामगार महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मानसिक रूप से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब इसको कैसे हम डील करें, इसके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी नहीं हो रही हैं। टेली काउंसलिंग थोड़ी स्टेट के थ्रू हुई थी, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो लोकल लीडरशिप को कैसे बिल्ड, उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड करी जाए कि वो ये इन मुद्दों को मेंबर्स के साथ डील करें। सोनिया जी, एक क्वेश्चन यहाँ पर उसी से रिलेटेड है कि फिर लीडर्स कैसे कोप करेंगे, क्योंकि वो उनके ऊपर भी डिस्ट्रेस, पर्सनल डिस्ट्रेस और स्ट्रेस होगा एज दे सपोर्ट। सो आई थिंक वी नीड टू थिंक, हमें उसके बारे में भी सोचना होगा। So if you, while you are continuing, if you could also just reflect on that. That's also true. Means local level also there are pressures, even from one home they are not allowed to go to other homes to meet their colleagues or co-workers. That all restrictions are around. But many of the women, that what we have seen is that they have really tried their best to meet their co-workers, and they started interacting with them.
meeting them and have taken that leadership, trying to link them to the PHCs, public health centers or community health centers, or if it is corona treatment. For example, many in the homes, they are in Please domestic speak workers. a little louder, Sonia Ben. Sorry Yeah. to interrupt. Many in their homes, they are even pregnant women are there. So relating them to the treatment centers and the hospitals, even in the containment zones, all this have been done, taken care by the local leaders. So that is something that we have to appreciate at this time. I think that is a kind of movement that Seva was trying to build up within the local leadership, that during times of crisis, how could we come together and work as local leaders. So, and it is a responsibility of the national or state level leadership now to be in touch with them regularly and to enable them to enhance their capacity so that they are able to link mostly to the local leaders, local members. So that is the process that is happening, and we are there to support at the national and state level the local leaders so that they can have some sort of courage and strength to deal with this situation. That is the strategy that Seva is using now to approach to the grassroots. That is what we are doing. And another thing means, as part of this, that is what we have been during this almost last 10 years, we were trying to build up a leadership at the district or block levels and also state and national level. We have a national trade committee facilitating the activities of Seva at national level, and also state level committees and district level trade committees of domestic workers who are coordinating the activities at the local levels involving in various issues. So that has been the leadership process that Seva was building up all these years, so that domestic workers should stand on their own to take up the issues, their issues, and there should be a strong leadership coming up, emerging from the trade, the workers themselves. So we are on the process of that, and we could achieve it to a certain level, and that process is continuing. We are continuing that process of capacity building. So that is at one level, and national level, I think Seva has been able to take up the issues at the national level. Means Seva was the first organization to send a public petition and also a public letter to the employers, to mentioning the responsibility they have towards their workers, and also appealing the government to take care of the issues of domestic workers. So after that, many states have responded to it. So in Punjab, what had happened is that there was the police has issued public posters saying, recognizing the role of domestic workers and the employers' responsibility to take care of domestic workers. So these kind of public actions, from the government institutions also have happened as part of Seva's work at the state level and national level. So I think, and the Seva is facilitating the national platform also of domestic workers in that level to take up the issues in different domestic workers in organizations and trade unions coming together to take up the issues of domestic workers at the national level in terms of recognition, and also asking for a common cash transfer to these workers, poor workers who have lost their jobs. So that process is also, that campaign is also we are doing at different levels with other trade unions, national, state level trade unions and membership based organizations. So that is also we are doing at the national level. So these processes are continuing while we encounter with the pandemic in the larger context. So this is what is happening. Thank you. Thank you, Sonia Ben. Thank you. And I think that was a brilliant conclusion to the conversation we've been having. So I'm going to close now. I would really like to thank Seva for giving us this opportunity. I would especially like to thank Sheena Ben and Aditi Ben. And Pratima Ben, आपको बहुत धन्यवाद. आप यहाँ आए, हमारे साथ हमें टाइम दिया. मुझे मालूम है कि ये आपके काम करने का समय था, फिर भी आप यहाँ आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से. निर्मला बहन, आप इतनी दूर हैं और हम लोग की भाषा भी अलग है, फिर भी हम आप एक दूसरे से बात कर पाए.
और एक दूसरे के बारे में कुछ समझ पाए आपने, अपने इश्यूज को हमारे साथ शेयर करा और अपना टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। Malvika, if you don't mind translating this last bit for Nirmala Ben, please. നിർമ്മൽ ചേച്ചി, ഞങ്ങള് ശാലിനി ജി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇവിടുന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിനും പിന്നെ ഇത്രയും ദൂരെ ഇരുന്നിട്ടും വേറെ ഭാഷയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്ന് കൂടി ചേർന്നതിന്. Okay, आप सबका धन्यवाद and thank you everyone who participated. Thank you very much. Thank you, Shalini Ben. Thank you.